अब क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को लॉस होता है, तो अगर आप इन 9 लोगों में से किसी से भी बात करोगे तो ये अक्सर 2-3 बातें हैं जो कहते हुए मिल जाएंगे। क्या? कि ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक जुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो एक गैम्बलिंग है, मुझे लाखों का लॉस हुआ, आपको भी लॉस होगा, बहुत डेंजरस चीज है, दूर रहना चाहिए, बहुत रिस्क है। अगर आप अपने ब्रोकर से बात करोगे तो आपका ब्रोकर भी आपको यही बोलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो एक गैम्बलिंग है। करेक्ट? इससे बेटर तो ये है कि आप स्टॉक्स परचेज करो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखो और आपको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैं इन सबसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं, जो प्रोबेबिलिटी के लॉ हैं, जो स्टॉक्स पर अप्लाई होते हैं, वही सेम रूल और लॉ ऑप्शन ट्रेडिंग में भी अप्लाई होते हैं। तो फिर ये दोनों अलग अलग कैसे हो गए? फिर ये ऑप्शन ट्रेडिंग गैम्बलिंग कैसे हो गई? क्या आप जानते भी हो कि गैम्बलिंग टर्म का मीनिंग क्या होता है? गैम्बलिंग का मतलब हो गया गेम ऑफ चांस। और जो गेम ऑफ चांस, जैसे एग्जांपल के लिए पोकर, तो गेम ऑफ चांस जो है वो भी कैसे वर्क करता है? तो आंसर है उसका भी नेचर जो है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पर। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ क्या है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो मैं किसी एक सेपरेट क्लास में आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन कोई भी गेम ऑफ चांस हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे लास वेगास में कसीनो का गेम होता है, ठीक है? लास वेगास में आप किसी भी कसीनो में जाओगे और आप रैंडम टेबल पर पहुंच जाओ कहीं पर भी, ये बहुत सारे प्लेयर बैठे हुए हैं। ये सपोज करो हम लोग लास वेगास किसी दिन घूमने गए हैं और हमने किसी रैंडम प्लेयर से बात की। करेक्ट? तो जब मैं किसी रैंडम प्लेयर से बात करता हूं तो मैं उससे पूछता हूं कुछ भी प्रोबेबिलिटी के बारे में, तो उसको प्रोबेबिलिटी का कोई आइडिया नहीं है। वो उस गेम को उस कसीनो के अंदर सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए खेल रहा है। ही और शी हैज नो आइडिया अबाउट प्रोबेबिलिटी। तो फिर ये जो कसीनो वाले हैं, अगर इसी में सपोज करो आपने किसी प्रोफेशनल प्लेयर से बात की जो कि उस कसीनो में आपको मिला, तो उस प्रोफेशनल प्लेयर के अगर आप बात करोगे तो वो जब उस गेम को खेल रहा होगा तो वो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पर डिपेंड होगा और वो केवल प्रोबेबिलिटी पर के नेचर को समझकर उस प्ले को, उस गेम को खेल रहा होगा। तो ये डिफरेंस है किसी भी ऐसे प्लेयर में जो एक्साइटमेंट के लिए कुछ कर रहा है और उसको कुछ आइडिया ही नहीं है प्रोबेबिलिटी का, और एक होता है प्रोफेशनल पर्सन जो पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। जैसे प्रोफेशनल का मैं आपको एग्जांपल दूं, जो कसीनो का जो ओनर है ना, वो किस तरह से वर्क करता है। जो कसीनो का ओनर है वो उस कसीनो को कैसे चला पा रहा है और इतने लंबे टाइम से चला रहा है और प्रॉफिटेबल भी है। तो आंसर है उसने जो सिस्टम बनाया है वो सिस्टम प्रोबेबिलिटी पर वर्क करता है। चाहे वो कितने भी गेम हार जाए, चाहे वो कसीनो का जो ओनर है उस कसीनो के गेम में सारे प्लेयर कितनी भी बार जीत जाएं, लेकिन एट द एंड प्रॉफिट कसीनो का ही होगा, क्योंकि वो किस पर वर्क कर रहा है? वो प्रोबेबिलिटी पर वर्क कर रहा है। और जो प्लेयर वहां पर खेल रहे हैं वो अगर जीत भी जाते हैं, कभी उनकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर आप देखोगे तो वो जीत भी जाते हैं तो वो है गेम ऑफ चांस। वो बाय चांस जीत रहे हैं, बट उन्होंने ऐसा कुछ प्रोबेबिलिटी या मैथमेटिक्स यूज नहीं किया था जिससे वो जीत गए हैं। यही ऑप्शन ट्रेडर के साथ भी होता है। जब वो नया नया मार्केट में आता है तो ये 10 में से जो 9 लोग हैं जो नए नए मार्केट में जब आते हैं तो क्या करते हैं? ऑप्शन को बाय करते हैं और बाय करने के बाद इनको पहले दिन बहुत प्रॉफिट हो जाता है। जब पहले दिन प्रॉफिट हो जाता है तो फिर से वही इनको लगता है आई एम द किंग ऑफ ऑप्शन वर्ल्ड, और फिर उसके बाद इनको छोटे छोटे कई सारे लॉस होते हैं और फिर वो बड़े एक लॉस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और फिर आप इनसे मिलोगे कुछ 5 या 6 महीने बाद या 1 या 2 महीने बाद, तो फिर से ये बोलते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? एक गैम्बलिंग है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है, बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी पर वर्क करने वाला एक सिंपल सा गेम है, जो कि एक गैम्बलिंग आप इसको नहीं कह सकते हो। तो हम क्या करेंगे? बेसिक मैथ्स को यूज करेंगे, प्रोबेबिलिटी को समझते हुए चलेंगे। अगर हमें प्रोबेबिलिटी समझ में आता है तो हमें यह समझ में आता होगा कि हमारा रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो क्या है, कितना हमें रिस्क होगा, कितना हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी ऑप्शन बाइंग की, और उसमें हमने ये समझा था कि अगर हम किसी भी कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो हमारा जो रिवार्ड है वो कैसा है, वो कितना होगा? तो आंसर है अनलिमिटेड होगा। करेक्ट? और जो हमारा रिस्क है वो कितना होगा? तो आंसर है वो हमारा जो प्रीमियम हमने पे किया था उसके इक्वल होगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम थोड़ा सा उसी चीज को, मैथमेटिक्स को, बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर चलेंगे और थोड़ा थोड़ा उससे आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो हम लोग लास्ट क्लास में पहले ही समझ चुके हैं। क्या समझा था हमने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने ये समझा था कि अगर निफ्टी है 25,000 पर, करेक्ट, निफ्टी कहाँ पर है? 25,000 पर, और इसका जो प्रीमियम है ना, वो कितना है? 100 रुपीज़ है। और हमने ये भी देखा था लास्ट क्लास में कि अगर निफ्टी 1 पॉइंट मूव करता है, 1 पॉइंट, तो हमने ये देखा था, हमने ये माना था कि ये 1 रुपीज़ हमारा जो प्रीमियम का प्राइस है वो मूव करता है। ठीक है, ओके। नाउ अब हम लोगों ने कुछ चीज़ें और हैं जो डिस्कस कर ली थी। वो क्या थी कि मान लो निफ्टी 25,100 पर जब पहुंचता है ना, तब तक हमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। यहां तक आते आते हमें कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि ये हमारा क्या था? ब्रेक इवन पॉइंट था। ठीक है, कौन सा पॉइंट था? ब्रेक इवन पॉइंट। आप लोगों को याद है ब्रेक इवन पॉइंट था। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। तो ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल है किसके? 25,000 जो हमारा कॉल का प्राइस, जो हमारा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस था, ठीक है, और प्लस 100 रुपीज़ का प्रीमियम दिया, तो ये मिलकर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बना था 2500। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। मान लो आप लोगों ने जो प्रीमियम दिया था वो 100 रुपीज़ ना होता, मान लो कि ये 100 रुपीज़ ना होता, कितना होता सर? ये 50 रुपये ही होता, 50 रुपीज़ होता, तब उस केस में ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होता? तो आंसर है, अगर यहाँ पर 50 ऐड करते तो ये निकल कर आता 25,050, करेक्ट। तो फिर तो बढ़िया हो जाता सर। क्यों? क्योंकि अगर हमने 100 रुपीज़ में खरीदा है तो 25,100 जब चलेगा निफ्टी, उसके बाद प्रॉफिट होगा। तो अगर 50 रुपीज़ में खरीदा होता यही हमने ऑप्शन, तो 25,050 जैसे ही चल लेता, उसके बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता, क्योंकि हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो तब ये हो गया होता। बात तो सही है। तो कैसा होता कि अगर मान लो आपने इसी ऑप्शन को कितने रुपए में खरीदा होता? 10 रुपए में खरीदा होता। तो देखो 25,000 में 10 रुपीज़ हमने ऐड किए और 25,010 रुपीज़ हमारा आंसर आया, ब्रेक इवन आया। तो ये तो और भी बढ़िया है। 25,000 पर हमने परचेज किया, जैसे ही निफ्टी 10 पॉइंट चलेगा, 10 पॉइंट चलने के बाद बाकी का सब कुछ हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि जो एक ऑप्शन बायर है, जो कॉल ऑप्शन को बाय कर रहा है, उसको तो हमेशा ये करना चाहिए कि ये वाला जो ऑप्शन का प्राइस है, अगर उसे कम मिल जाए, कम, तो उसका ब्रेक इवन पॉइंट कम हो जाएगा, और फिर अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में जाएगा तो फिर उसको प्रॉफिट जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका ब्रेक इवन पॉइंट दूर नहीं है, करेक्ट। आपको याद होगा ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सब जगह लॉस हो रहा था, ब्रेक इवन के बाद ही प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर ये प्राइस जैसे जैसे कम होता जाएगा, वैसे वैसे हमें क्या होना लगेगा? तुरंत मूव करने पर तुरंत प्रॉफिट होने लगेगा। तो बहुत सारे ऑप्शन बायर क्या करते हैं, कॉल ऑप्शन को परचेज करने के लिए जब वो मार्केट में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, उस सिनारियो को मैं आपको दिखाता हूं और आप रिलेट भी कर पाओगे। क्या? देखो, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कहता हूं कि ये डायरेक्शन है, ठीक है, सपोज करिए हम ले लेते हैं कि निफ्टी की ये डायरेक्शन है, क्योंकि कॉल को बाय कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो बढ़ जाए। तो करते क्या है, जो ऑप्शन बायर होते हैं वो क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनकी मेंटल टेंडेंसी क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 25,000 पर निफ्टी है, ठीक है, अब 25,000 कहीं पर 100 भी होगा, सही बात है, कहीं पर 25,200 होगा, सही बात है, कहीं पर 25,300 होगा, करेक्ट, कहीं पर 25,400 भी होगा, और कहीं पर 25,500 भी होगा, सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग पिछली क्लासों में ये पढ़कर आ चुके हैं कि ये जो सारे प्राइस हैं, ये सारे के सारे प्राइस हैं, ये सब क्या हैं? तो आंसर है आउट ऑफ द मनी है। कौन से प्राइस हैं ये बताइए? आप लोगों ने पढ़ा था ना कि ये यहाँ से 25,000 के बाद के ये सारे प्राइस क्या हैं? आउट ऑफ द मनी, ठीक है। अगर 25,000 के थोड़े से पास में है तो आउट ऑफ द मनी, और दूर चले जाते हैं तो इसको हमने क्या कहना स्टार्ट किया था बताइए? तो आंसर इसको हमने डीप ओटीएम कहना स्टार्ट किया था, करेक्ट। सर ये बात तो हम पढ़ चुके हैं, यस, ये तो समझ आता है, लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि मान लो अगर आप ऑप्शन चेन को कभी देखने जाओगे
तो ऑप्शन चेन में आपको इन सबके प्राइस देखने को मिल जाएंगे, सही बात है। तो उसमें आप देखोगे अगर आप ध्यान से, तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो 25,000 वाला आ रहा है ना, इसका जो प्राइस है मान लो 100 रुपीज़ है, सही है सर। तो 100 रुपीज़ में तो सर वो प्रॉब्लम आ जाती है ना कि वो ब्रेक इवन पॉइंट 25,100 के बाद हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। तो ये तो कुछ बढ़िया चीज़ नहीं लगी सर, क्योंकि इसका ब्रेक इवन पॉइंट थोड़ा दूर हो जाता है। 100 पॉइंट तो निफ्टी चल भी जाएगा हमारी डायरेक्शन में, तब भी हमें प्रॉफिट तो होता नहीं है, तो इसमें कुछ मज़ा नहीं आता। तो 25,000, चलो 100 वाला प्राइस देखते हैं इसका कितना है। तो इसका हमने जब चेक किया, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 75 लिख रहा हूँ। अरे वाह, ये तो प्राइस कम हो गया, और आप कह रहे थे कि प्राइस कम हो तो और भी बढ़िया है, तो वो तो मिल गया हमें प्राइस कम। और हमने और आगे देखा तो 25,200 वाला ये सपोज करो 50 रुपीज़ में मिल रहा था, और आगे गए तो हमने देखा कि अरे ये तो सिर्फ 25 रुपीज़ में मिल रहा है, और आगे गए तो हमने देखा अरे वाह ये तो केवल 15 रुपये में ही मिल जा रहा है, और आगे गए तो हमने देखा कि ये तो केवल 5 रुपीज़ में ही मिल रहा है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक। तो क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि जो ब्रेक इवन होता है, ब्रेक इवन वो होता है जो आपका स्ट्राइक प्राइस है प्लस जितना आपने प्रीमियम पे किया। तो जब सर हमने 25,000 वाला 100 रुपीज़ में परचेज किया था, तो ब्रेक इवन का आंसर आ रहा था 25,100, यानी कि 25,100 के बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो इसलिए जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा सा ऐसा ऑप्शन प्राइस ढूंढते हैं जो थोड़ा कम हो। और कम कौन सा वाला होगा, तो आंसर हमेशा आपको आउट ऑफ द मनी वाले जो प्राइस होंगे वो उन ऑप्शन के प्राइस कम मिलेंगे। तो एक तो उनकी ये टेंडेंसी होती है कि ऑप्शन का प्राइस कम हो जाए, तो एक तो इसलिए वो खरीदते हैं, और दूसरा उसमें पैसे भी कम लगते हैं। इसको अगर आपको खरीदना है, 100 रुपीज़ वाले ऑप्शन को खरीदना है, तो कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा, तो आंसर है कि एक लॉट में 100 क्वांटिटी होती हैं। तो अगर आप इसको खरीदोगे तो आपको कितने रुपीज़ चाहिए होंगे, तो 100 × 100, एक लॉट में 100 क्वांटिटी होती है ना, और एक क्वांटिटी 100 रुपीज़ की आ रही है। तो बताओ इस वाले प्राइस, इसको खरीदने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए होंगे, तो आंसर है 10,000 रुपीज़ चाहिए होंगे, सही बात है। अच्छा, एक लॉट में 100 क्वांटिटी है और इस वाली स्ट्राइक प्राइस को खरीदना है, तो इसको कितने रुपए लगेंगे, तो आंसर है एक क्वांटिटी के लिए 75 रुपीज़ लगेंगे। तो 100 के लिए कितने लगेंगे, तो आंसर है 7500 लगेंगे। तो ये बढ़िया है, इसके कंपैरिजन में ये बढ़िया है, इसके लिए तो कम पैसे चाहिए, सही बात है। अच्छा, इस वाले को अगर आप देखोगे तो और भी कम पैसे चाहिए, कितने, इसके लिए सिर्फ 5000 चाहिए होंगे, 50 × 100। इसके लिए और भी कम चाहिए होंगे, कितने, 2500 रुपीज़ में ही ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए और भी कम चाहिए होंगे, कितने, 1500 रुपीज़ पड़े हों आपके पास, तो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसके लिए तो बिल्कुल ही कम चाहिए होंगे, कितने, तो आंसर है 500 रुपये बस आपकी जेब में पड़े हों, ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी, 5 × 100, सही है। तो जिन लोगों के पास अमाउंट कम होता है वो क्या करते हैं, ये तो वो खरीद नहीं पा रहे। एक तो रीजन ये होता है कि वो ये क्यों नहीं खरीद पाते, क्योंकि उनके पास 10,000 रुपीज़ नहीं है, उनके पास सपोज करो 5,000 रुपीज़ है, तो वो ये खरीद लेते हैं। कौन सी कॉल खरीदेंगे, तो आंसर है ये वाली आउट ऑफ द मनी कॉल खरीद लेते हैं, 25,200 वाली, करेक्ट। लेकिन मैं आपसे इतनी एक छोटी सी बात पूछता हूं, भाई बेसिक मैथ तो लगा लो, थोड़ा सा तो एक बेसिक मैथ का क्लू तो रखो, क्या, कि अगर आप 25,200 वाली कॉल खरीद रहे हो, सही है, तो आपका ब्रेक इवन बताना प्यारे बच्चों क्या होगा। तो आंसर है कि हमने खरीदा है 25,200 वाला। क्यों खरीदा है, हमने इसलिए खरीदा है सर क्योंकि 5,000 रुपये ही थे, तो इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग तो करेंगे, मानेंगे तो है नहीं, तो हम तो ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने क्या किया, ये वाली स्ट्राइक प्राइस का इतने रुपए वाला खरीद लिया। कितने वाला, 25,200 वाला 50 रुपीज़ में खरीद लिया। तो ये आपकी स्ट्राइक प्राइस है, ये आपका प्रीमियम है, इसको आपने ऐड करा दिया, क्या आ जाएगा आंसर, तो आंसर सर ये बनेगा 25,250। अब जिस पर्सन ने ये आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदी है, ठीक है, मार्केट अभी भी यहीं पर है, ये एट द मनी है, ध्यान रखना, मार्केट अभी भी यहीं पर है और उसने खरीदी है ये। तो अगर और वो क्योंकि उसने कॉल खरीदी है, क्या खरीदी है, कॉल, यहां पर कॉल की ही बातें हो रही हैं। लास्ट वीडियो में भी कॉल की बातें हो रही थी, अभी भी कॉल की बात हो रही है। लास्ट वीडियो में एट द मनी की बातें हुई थी, अभी ओटीएम और आईटीएम की बातें होंगी इस वीडियो में। तो ओटीएम उसने खरीद तो लिया, अब ओटीएम में
उसका जो ब्रेक इवन बना वो कितना बना 25,250। अब क्योंकि कॉल की बात हो रही है तो वो क्या सोच रहा है बताओ, तो आंसर वो सोच रहा है मार्केट बढ़ेगा, ठीक है, और मार्केट अभी है कहां पर, तो आंसर है सर 25,000 पर है और वो सोच रहा है मार्केट बढ़ेगा, ठीक है। तो चलो मार्केट बढ़ा भी, मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो गया, कहां पहुंच गया मार्केट 25,100 पर पहुंच गया, मार्केट बढ़ रहा है, उसी की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो आंसर हाँ सर बढ़ रहा है। तो क्या उससे प्रॉफिट होगा, तो आंसर सर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो चुका है माइंड में पिछली क्लास में कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही प्रॉफिट होता है, उससे पहले सब कुछ लॉस होता है, सही है। तो मैं आज आपको निकाल कर नहीं दिखाऊंगा कि कितना कितना लॉस होगा, उसकी जरूरत नहीं है, वो हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। लेकिन एक थंब रूल हम लेकर आए हैं लास्ट क्लास से, क्या कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही प्रॉफिट होगा, उससे पहले आप निकाल कर देख लो, बेसिक मैथ है, बता चुका हूं आपको, उसमें लॉस ही होगा, ठीक। तो बताओ अगर मार्केट उसकी डायरेक्शन में बढ़ा 25,100 पर भी पहुंच गया तो क्या प्रॉफिट होगा, तो आंसर नहीं होगा सर, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट ये है, सही है। तो चलो कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा जोर लगाया और मार्केट को और आगे लेकर गए, कहां पर लेकर आ गए 25,200 पर आ गया, एक्सपायरी वाला दिन है 25,200 पर, मार्केट इतना मूव कर गया, कितना मूव कर गया 200 पॉइंट उसी की डायरेक्शन में मूव कर गया, और वो चाहता भी यही था, लेकिन क्या प्रॉफिट हुआ, तो आंसर है नो सर, प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट तब होगा जब मार्केट 25,250 को क्रॉस करेगा, सही है, इतनी बात आ रही समझ। तो 25,200 पर भी प्रॉफिट नहीं हो रहा, यहां पर कहीं पर इनके बीच में यहां पर कोई एक पॉइंट होगा जो कि 25,250 को दिखाता होगा। मैंने एग्जांपल के लिए चलो मैं यहां लिख देता हूं, ये यहां पर कहीं पॉइंट होगा 25,250 वाला, वहां के बाद उसको प्रॉफिट होगा। तो सोचो मार्केट अगर एक्सपायरी वाले दिन यहां से इसकी डायरेक्शन में ही मूव कर रहा, चाहता भी यही था, और वो देखकर स्क्रीन को खुश भी हो रहा था कि अरे वाह मार्केट मेरी तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन सोचो कि जब वो वहां पर पहुंचा 25,250 पर पहुंचा भी और मार्केट यहां आकर बंद हो गया, तब क्या होगा, तो आंसर उसे लॉस हो जाएगा। तो एट द मनी परचेज करने पर 100 पॉइंट चलने का भी, आपकी डायरेक्शन में चलने का भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था, आपको याद है ना, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। तो आपकी डायरेक्शन में 100 पॉइंट चलने पर आउट ऑफ द मनी 250 पॉइंट चलेगा, तब भी आपको बेनिफिट नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। कितना बेसिक सा मैथ है ना। तो सोचो एक और ऐसे बिल्कुल ऐसे ट्रेडर के बारे में सोचो जिसके पास 5,000 रुपीज भी नहीं है, उसके पास सपोज करो एग्जाम्पल के लिए कहता हूं 500 रुपीज है, ठीक है, चल माने कि उसके पास 500 रुपीज है, ऑप्शन ट्रेडिंग तो वो करके ही रहेगा, क्योंकि किसी ने उसको ये गलत सलाह दे दी थी कि रातों रात अमीर होने वाले हो। तो देखो 25,500 की उसने कॉल खरीदी, क्यों खरीदी, मजबूरी थी, 500 रुपए थे, ऑप्शन ट्रेडिंग तो करनी है, मानेंगे नहीं। तो देखो 25,500 वाली जो कॉल उसने परचेज की है, उसका हम लोग पहले ब्रेक इवन निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है, हम लोगों को ब्रेक इवन निकालना होता है। तो 25,500 वाली कॉल परचेज की है, कितने रुपीज में की है, तो आंसर है 5 रुपए में खरीदी है, ठीक है। तो बताइए ब्रेक इवन कितना होगा, तो आंसर है 25,505, सही है, ओके। अब मार्केट है कहां, तो आंसर है मार्केट है अभी 25,000 पर, ये एटीएम है, एट द मनी कहां पर है 25,000 पर, करेक्ट। अब क्योंकि उसने कॉल खरीदी है आउट ऑफ द मनी, ये आउट ऑफ द मनी नहीं है, ये डीप आउट ऑफ द मनी है, तो क्योंकि उसने डीप आउट ऑफ द मनी की कॉल खरीदी है, तो अब होगा क्या, तो आंसर है मार्केट उसकी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होगा। 25,000 से 25,100 हुआ, 200 हुआ, 300 हुआ, यहां पर आ गया कहीं। तो अगर आप सारे लेक्चर्स को ध्यान से देख रहे हो और पूरी वीडियो को देख रहे हो, स्किप कर करके नहीं, एक एक मिनट को अगर ध्यान से देख रहे हो, तो बताओ मार्केट उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पर आकर एंड हो गया, क्या उसे प्रॉफिट होगा, तो आंसर है नो, प्रॉफिट नहीं होगा, करेक्ट। प्रॉफिट कब होता है, जब ब्रेक इवन आ जाता है, करेक्ट। तो सोचो मार्केट कितना मूव कर रहा है, मार्केट खूब चल रहा है उसकी डायरेक्शन में, ये 100 ये चला 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट चल गया। एक ही दिन में मार्केट
उसी की डायरेक्शन में 500 पॉइंट चल गया तो क्या उसे प्रॉफिट होगा? तो आंसर सर नहीं होगा प्रॉफिट। क्यों नहीं होगा प्रॉफिट? क्योंकि 25,505 के बाद होगा। तो अगर 25,500 पर आकर मार्केट रुक गया तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा, उसे क्या होगा? लॉस। तो क्या हो गया सर? लॉस ही तो हुआ, छोटा मोटा लॉस है। अरे प्यारे भाइयों, इतनी सी बात सोचो कि अगर आपके पास पैसे ही 500 रुपए थे, आपके पास 500 रुपए ही तो थे, अगर आपके पास ज्यादा होते तो आप एट द मनी नहीं खरीद रहे होते, उसमें सिर्फ 100 पॉइंट चलना होता। आपके पास 500 ही रुपीज थे और मार्केट 500 पॉइंट आपकी डायरेक्शन में चला, लेकिन फिर भी आपको लॉस हुआ। तो 500 आपके लिए एक बड़ा अमाउंट था, करेक्ट? नहीं तो आपने वो कॉल खरीदी नहीं होती। सही बात है सर। तो 500 का लॉस उस पर्सन के लिए तो बहुत ज्यादा है, करेक्ट। लेकिन नहीं सर, पैसा बहुत है, हम तो जानबूझ के वो 500 वाली 25,500 वाली कॉल खरीदते हैं। तो क्यों खरीदते हो? इसलिए खरीदते हैं कि मार्केट किसी दिन 600 पॉइंट चल गया ना, तो समझो 100 पॉइंट मिलेंगे, 500 रुपए लगा के 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा। और 100 पॉइंट का प्रॉफिट सर आपको पता ही नहीं है कितना ज्यादा होता है। तो बात तो सही है कि अगर मार्केट 600 पॉइंट मूव कर गया उस दिन, करेक्ट, तो आपको 100 पॉइंट या 95 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। बात तो सही है। लेकिन अगर आप फिर से मैं कहूंगा बेसिक मैथ की बात करें तो ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ऐसा होने की जब आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था और आज भी बोलता हूं कि 10 में से 9 ट्रेडर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? लॉस करते हैं, एक प्रॉफिट करता है। तो निफ्टी में 600 पॉइंट एक ही दिन में मूव कर जाए, ठीक है, ऐसा आप निकाल कर देखना। मैं आगे जैसे जैसे आप इस सीरीज में चलोगे तो मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा एक्चुअल डेटा निफ्टी का कि कितने दिन ऐसे होते हैं जिस दिन वो 600 पॉइंट मूव कर जाता है। आप एक्चुअल में अगर निकाल कर देखोगे तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर निकल कर आएगी। कुछ भी निकल कर आई, जैसे 0.001 निकल कर आ गई एग्जाम्पल के लिए सिर्फ, या 0.01 भी निकल कर आ गई, तो उसकी होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है, ठीक है। तो आप, लेकिन सर है तो आ तो सकता है ना, 600 पॉइंट चल तो सकता है ना। तो मैं आपसे कहता हूं कि चलो आपकी बात मैंने मान ली, 600 पॉइंट आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, सही है, चलो मैंने आपको मान लिया। कितना पैसा आपने कमाया? तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो मान लो 100 पॉइंट चल भी गया, ठीक है, हमने कितने में खरीदा था? हमने 500 रुपीज में खरीदा था, ठीक है, और यहां से 100 पॉइंट और आगे चला गया, 25,600 पर आ गया। कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ? 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, सही है। अच्छा, एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है? 100। तो 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ तो कितना रुपीज चला होगा? तो कितने रुपीज का प्रॉफिट हो गया होगा? तो आंसर 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया होगा, सही है, करेक्ट। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि ये जो 500 रुपीज का आपका लॉस हो रहा था, आप रोज ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, रोज वहां पर क्या हो रहा है? 500 का लॉस होता चला जा रहा है। तो होता क्या है कि ऐसा करते 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 ये अगर आपका प्रॉफिट आपका जो लॉस है वो मैं कहता हूं कि 12,000 का हो कर लिया आपने। 12,000 का कैसे हो जाएगा सर? देखो 500 का एक सेशन में हो रहा है, एक सेशन में कितना हो रहा है? 500 का। तो एक महीने आपने मान लो ट्रेडिंग की 20 डेज, मान लो 1 मंथ में 20 डेज आपने ट्रेडिंग की एग्जाम्पल के लिए, तो आपने कितने का लॉस कर लिया? तो आंसर है 10,000 रुपीज का लॉस कर लिया, सही है। फिर एक महीने बाद आप फिर भी करते ही जा रहे थे और निफ्टी 10,000 पर एक दिन पहुंच गया, मतलब कि 600 पॉइंट पहुंच गया, आपके अकॉर्डिंग 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। तो आपका जो 10,000 का लॉस था वो बराबर हुआ उस महीने में। अब निफ्टी दोबारा उस महीने में वो 600 पॉइंट का मूव नहीं दे रहा है, ज़्यादातर टाइम साइडवेज ही रहता है। फिर आपका वो पूरा मंथ खराब हो गया, अब उससे अगले वाले मंथ में जाओगे आप तो फिर से वही चलेगा, वही साइकिल रिपीट होता रहेगा। आपका 10,000 का लॉस बहुत सारा आप करते जाओगे, फिर एक दिन 10,000 का प्रॉफिट, फिर 10,000 का लॉस, फिर 10,000 का प्रॉफिट, तो आपने जीरो कमाया। नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी दिन 700 पॉइंट चल जाए, 800 पॉइंट चल जाए, 1000 पॉइंट चल जाए। तो आंसर हाँ, ऐसा हो सकता है। लेकिन रोज ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप करते हो तो जो आप ब्रोकरेज देते हो ना, जो चार्जेस देते हो, वो चार्जेस इतने ज़्यादा होंगे
कि ये जो मैंने आपको सिर्फ लॉस दिखाया ये तो सिर्फ लॉस की बात हो रही है, लेकिन यहीं पर अगर आप ब्रोकरेज की बात करोगे तो ये ब्रोकरेज कुछ 50,000 के आसपास आपको लग चुकी होगी। इतना ध्यान रखना, अगर आप रोज ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें आपको लगभग 60,000 रुपए के आसपास के आप लॉस में रहोगे, और एक दिन निफ्टी चल भी जाएगा 100 पॉइंट, तो आप क्या करोगे, 10,000 रुपीज अपने लॉस में से माइनस कर लो, तब भी 50,000 के लॉस में हमेशा रहोगे। ये समझ आया आपको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये है कि सर आप ये कह रहे हो कि डीप आउट ऑफ द कॉल मनी नहीं खरीदनी चाहिए, तो मैं कहता हूं आप बेसिक मैथ लगाओ और बेसिक सेंस लगाओ कि डीप आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदने का मीनिंग क्या हुआ। तो आंसर है कि डीप आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदने का मीनिंग ये हुआ कि मार्केट को बहुत अग्रेसिवली बहुत ज्यादा मूव करना पड़ेगा तब प्रॉफिट होगा, और ऐसा करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है, तो इसलिए इसको परचेज करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्लियर हो गई बात? फिर आ जाते हैं सर क्या आउट ऑफ द मनी ये वाले करने में कोई बेनिफिट है? तो आंसर है नो। अगेन फिर से बात वही आ जाती है कि जब एट द मनी के लिए 100 पॉइंट चलने के बाद प्रॉफिट होता है, तो ओटीएम में तो आप कहीं पर भी देखोगे 100 से ज्यादा पॉइंट चलने के बाद प्रॉफिट होना स्टार्ट होगा। तो आउट ऑफ द मनी की कॉल बाय करने का मतलब सिंपल इस सेंस में ऑप्शन ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग बन जाता है। मतलब गैम्बलिंग में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप परचेज करते जा रहे हो और एक दिन उस दिन का इंतजार कर रहे हो कि वो निफ्टी बहुत ज्यादा चल जाएगा और उस दिन हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इंतजार करना ये कौन सा मैथमेटिक्स है? ये कोई मैथमेटिक्स तो है नहीं। ठीक है, तो क्या सर, तो फिर ये आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी, ये सारी कॉल्स स्ट्राइक कॉल बनाई ही क्यों गई हैं? इनका क्या बेनिफिट क्या है? इनका बहुत बेनिफिट है। किसको बेनिफिट है? तो आंसर है सेलर को बहुत बेनिफिट है। सेलर को कैसे बेनिफिट है सर? देखो समझो, आप 500 रुपए का ये बाय करते हो, सही है? ये जो आप बाय करते हो किससे करते हो? सेलर से। तो 500 रुपए किसके पास चले जाते हैं? सेलर के पास चले जाते हैं। तो वो सेलर्स जो होते हैं वो ऐसे डेली बहुत सारे बायर्स को ढूंढते हैं मार्केट में, और ऐसे बहुत सारे बायर्स उन्हें मिलते हैं। उनके पास पैसे कम होते हैं ना, तो वो छोटी छोटी ऐसी ऐसी कॉल खरीदते रहते हैं और इंतजार करते रहते हैं, और वो सेलर को पैसे देते रहते हैं, देते रहते हैं, और एक दिन ऐसा हो जाता है कि उनका लॉस बहुत बड़ा हो चुका होता है। कई बार वो क्या करते हैं, पैसे ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं, तो वो सेलर को पैसे देते ही रहते हैं। तो सेलर के पास पैसा आता रहता है, भर भर के पैसा आता है, खूब पैसा आता है उसके पास। इन ऐसे लोगों से, एट द मनी वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों से उसे उस पैसा आता है, वो फ्री का पैसा है। क्यों? क्योंकि यहाँ मूव करना बहुत मुश्किल काम है, और जो सेलर बैठा हुआ है, अच्छा सर जिस दिन मान लो वो निफ्टी बहुत ज़्यादा चल गया तो उस सेलर का तो बहुत नुकसान होता होगा। तो आंसर है जो सेलर बन के बैठा हुआ है वो जानता है कि अगर निफ्टी किसी दिन ऐसा चला तो मुझे क्या करना है। लेकिन जो बायर है उसको तो सिर्फ एक ही बात पता है कि निफ्टी यहां पहुंचेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। सोचो आप, एक बायर जो है 25,500 वाली कॉल खरीद के बैठा है, तो वो सिर्फ वेट ही तो कर सकता है कि निफ्टी यहां आए, इसके अलावा वो कुछ कर सकता है? तो सर सेलर के साथ भी तो ऐसा ही होता हुआ? नो, सेलर के साथ ऐसा नहीं होता है। सेलर के पास बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकता है कि जब निफ्टी उसकी डायरेक्शन में चले तो वो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो वो कर सकता है। तो सर बायर क्या हमेशा इसी तरह से लॉस करता रहेगा? तो आंसर है नो। ये जो छोटे पैसे वाले, जो कम पैसे से लोग जो ट्रेड करते हैं, जो आउट ऑफ द मनी, डीप आउट ऑफ द मनी कॉल खरीदते हैं, उनको लॉस इसलिए होता है क्योंकि फिर से मैं कहूँगा कि उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता है। बेसिक मैथमेटिक्स अगर पता होगा तो पहली बात तो वो इस तरह से सिर्फ कॉल को परचेज करेंगे नहीं, है ना, वो कुछ और एक स्ट्रेटजी पर वर्क करेंगे और तब उनको प्रॉफिट होगा। तो इसी सीरीज में इस चैनल पर हम आगे जाकर ये देखेंगे कि इस डीप आउट ऑफ द मनी कॉल को खरीदने के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे फायदे, लेकिन सिंगल खरीदने में नहीं, एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग खरीदने में बहुत सारे बेनिफिट हैं। उनको हम आगे की क्लास में, तो इसका मतलब ये हो गया कि डीप ओटीएम परचेज करने पर या ओटीएम परचेज करने पर भी लॉस होता है, डीप आईटीएम या आईटीएम परचेज करने पर भी क्या होता है? लॉस होता है। तो इसका मतलब तो सर आप ये कह रहे हो कि हम ना तो डीप आईटीएम परचेज करें ना हम डीप ओटीएम परचेज करें, तो परचेज करें क्या?
तो आंसर है कि 25,000 जो कि हमारा एटीएम है, 24,500 जो कि हमारा डीप आईटीएम है, और 25,500 जो कि हमारा डीप ओटीएम है। इनमें से किस में परचेज करने पर बेनिफिट होता है, जो सही स्ट्राइक है वो कौन सी है। तो हमने ये देखा आज की क्लास में कि इसको परचेज करने का कोई बेनिफिट है नहीं, इसको परचेज करने का कोई बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं है, इसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ेगा, इसके लिए भी तो बहुत ज़्यादा मूव करने को पड़ेगा। तो आंसर हाँ, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा मूव करना पड़ेगा मार्केट को, तब जाकर प्रॉफिट होगा। ये बात आई आपको समझ में। तो फिर कौन सी स्ट्राइक प्राइस बचती है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मार्केट को मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आंसर है एट द मनी। अगर आपका एट द मनी का ऑप्शन का प्राइस कम में मिल जाता है, आपको कम पैसे में मिल जाता है, अगर बहुत महंगा मिल रहा है तो कोई फायदा नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए 25,000 वाला जो एट द मनी है वो अगर 100 रुपीज में मिलता है तो उसको 100 पॉइंट चलना पड़ेगा प्रॉफिट होने के लिए। लेकिन अगर 25,000 वाला अगर 50 रुपीज में मिल जाता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ 50 पॉइंट चलना पड़ेगा। अगर 25,000 वाला अगर आपको मिल जाए, अगर मिल जाए, मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि मिल जाएगा, अगर मिल जाता कितने पर, 25 रुपीज में, तो सिर्फ आपको 25,025 रुपीज का 25 पॉइंट का केवल मूव करना होता, उसके बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाता। तो आपने देखा है डीप ओटीएम के लिए तो 400-500 पॉइंट चलाओ, उसके बाद जाकर कहीं पर प्रॉफिट होता है। इससे डीप आईटीएम के लिए भी 400-500 पॉइंट चलाओ, तब जाकर कहीं प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। उससे पहले तो लॉस ही होगा, चाहे मार्केट आपकी डायरेक्शन में क्यों ना जा रहा हो। तो इसलिए जो सबसे सही स्ट्राइक है सिर्फ कॉल बाय करने के लिए, अगर कोई सही स्ट्राइक है सिर्फ कॉल बाय करने के लिए, तो वो कौन सी हो सकती है। तो आंसर है एट द मनी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने एट द मनी बाय कर लिया तो आपका प्रॉफिट ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो कॉल बाय करने वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, ये डायरेक्शनल है। कैसी है? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल है क्या मतलब सर? डायरेक्शनल का मतलब ये हो गया कि जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आप एटीएम परचेज कर लो और मार्केट आपकी डायरेक्शन में नहीं गया तो एटीएम परचेज करने का भी कोई फायदा नहीं है ना। अगर एटीएम आपने परचेज भी कर लिया और मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको क्या होगा? तो आंसर है लॉस होगा। ब्रेक इवन से पहले हर जगह पर क्या होता रहेगा? लॉस होता रहेगा। तो सर एटीएम का भी कोई फायदा नहीं है। एटीएम का फायदा है, लेकिन तब है जब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा हो। और डायरेक्शन को पता करना ये बहुत टेढ़ी खीर है, इसको पता करना बहुत मुश्किल काम है। तो क्या डायरेक्शन को पता किया जा सकता है? तो आंसर है डायरेक्शन को पता नहीं किया जा सकता। मैथ्स कहता है नो, आप डायरेक्शन को नहीं पता कर सकते, लेकिन आप स्क्रीन को देखकर डायरेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको पता कर सकते हो। मतलब कि हम ये तो नहीं बता सकते कि डायरेक्शन क्या होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, उसमें से किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये हम ऑलवेज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं आपसे कि मार्केट, मान लो आपने प्रोबेबिलिटी में मास्टर कर लिया, करेक्ट। अब मान लो आपने मार्केट को देखा, ठीक, और आपने प्रोबेबिलिटी निकाली। तो अगर मान लो मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं कि इसकी प्रोबेबिलिटी आती है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बोला कि 0.6, और इधर जाने की प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है, एग्जांपल के लिए कहता हूं 0.2, है ना। 0.2 का मतलब हो गया कि इधर जाने के चांस 10 चांस में से 2 चांस हैं इधर जाने के, और 0.6 का मतलब हो गया कि 10 चांस में से 6 चांस हैं कि ये इधर जाएगा। तो बताओ मार्केट किधर जाएगा? तो आंसर बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स या बेसिक प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मार्केट के इधर जाने के चांस ज्यादा है। तो इस कोर्स में, इस सीरीज में हम लोग यही समझेंगे कि मार्केट का एनालिसिस करके हम ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने ये देखा, इससे पीछे वाली क्लास में हमने एट द मनी की लॉस और प्रॉफिट की प्रोफाइल देखी, कब लॉस होगा, कब प्रॉफिट होगा। आज हमने आउट ऑफ द मनी की बात करी, इन द मनी के प्रॉफिट और लॉस की बात कर ली, ठीक है।
तो ये सर, ये जो आउट ऑफ द मनी और जो इन द मनी वाला आपने बताया था, ये लोग तो बहुत लॉस करते होंगे जब ये डीप खरीद लेते हैं या OTM या ITM खरीदते होंगे, तो इनका तो लॉस होता होगा, तो किसी का तो फायदा होता होगा। तो आंसर हाँ, किसका फायदा होता है? तो आंसर है सेलर का फायदा होता है। सेलर का फायदा बहुत ज़्यादा होगा। कैसा होगा, कितना फायदा होगा? इन्हीं सारी स्ट्राइक्स पर, ATM सेल करने पर, OTM सेल करने पर, ITM सेल करने पर सेलर को कितना कितना बेनिफिट होता है और उसको सेल करने के लिए कितना अमाउंट रिक्वायरमेंट होता है, सेलर के ब्रेक इवन कितने होते हैं, ये सारी बातें करूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर हेल्पफुल लगी हो और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हो, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि इस सीरीज को, सारी वीडियोस को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो इसको शेयर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।